हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार पाथ टू सक्सेस। टुडे वी विल स्टार्ट आवर 12th क्लास एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 12th क्लास। आई होप एवरीबडी एंजॉय दिस लर्निंग पार्ट। देखिए बेटा, आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खुद किसका पार्ट है, और बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है और चार्ज की यूनिट्स क्या हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब सबको पता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है बेटा रेस्ट। बोले तो जिस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज, रेस्ट, इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस वी कैन स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। इफ द चार्ज एट रेस्ट देन वी स्टडी ऑफ दिस चार्ज। दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज नॉन एज electrostatics. In this branch of science we can study about rest charge. मीन्स एक चार्ज अगर कहीं पे रेस्ट रखा हुआ है, अगर हम उसी की स्टडी करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आती है बात कि इफ द चार्ज एट रेस्ट, तब वो क्या उत्पन्न करता है, क्या जनरेट क्या करता है। तो बेटा याद रखना आप सभी बच्चे कि इफ द चार्ज एट रेस्ट देन इट क्रिएट फर्स्ट फोर्स, सेकेंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, थर्ड पोटेंशियल, फोर्थ कैपेसिटेंस एंड फाइनल, और वो है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कि आवेश चार्ज जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टियाँ रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खुद एक साइंस का एक पार्ट है, फिजिक्स का ही एक ब्रांच का एक पार्ट है, और वो क्या है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर पहला जो पार्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज, रेस्ट। यहाँ पे हम चार्ज रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, और जब चार्ज रेस्ट होगा तो इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और ये हमारे चैप्टर नंबर सेकंड है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आता है बेटा चार्ज इन मोशन। अब चार्ज जो होता है वो दो तरीके से मोशन हो सकता है। कैसे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो जब चार्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव होता है तो फिर से ये दो चीज़ें जनरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसका मतलब इफ द चार्ज इन मोशन, मोशन दो तरीके से हो सकता है बेटा, चार्ज मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड चार्ज मूव विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब चार्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो हम वहां पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर आता है चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इस करंट के। और नेक्स्ट आता है जब चार्ज वेरिएबल मोशन करता है तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, जिसे हम EMW के नाम से कहते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। तो देखिए बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि यार चार्ज कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, चार्ज तो यार बहुत सारी प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। इसलिए बेटा चार्ज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज बेसिकली है क्या। और आगे भी मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो बेटा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम यूवी रेज कहते हैं, एक्सरे एंड गामा रे, इतनी सारी रेज होती हैं। जिसका फोर्थ पार्ट है वो है विजिबल रीजन, विजिबल रेज।
इसका जो वेवलेंथ है बेटा वो होता है 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इतने से पार्ट के अंदर इस विजिबल एरिया में, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि मेरे जो हेयर है आपको ब्लैक दिख रहे होंगे, मेरी जो शर्ट है आपको व्हाइट दिख रही होगी, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ इट, आप इसको देख कैसे पा रहे हैं? तो आपको बता दूं बेटा कि हम लोग विजिबल रीजन में है, ये देखने वाला दृश्य क्षेत्र है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब कुछ बता पा रहे हैं। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। ठीक, आगे मैं बात करूं बेटा, इसके अंदर हम और डिटेल में जाएं तो बेटा चैप्टर नंबर 9 जिसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 10 जिसे हम बोलते हैं बेटा वे ऑप्टिक्स, वो इसी का एक पार्ट है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 वो इसमें ही आप पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कितने चैप्टर हो गए, काउंट कीजिए आप। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 चैप्टर आउट ऑफ 14। तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज है चार्ज का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, अब चार्ज को ब्रीफ में पढ़ते हैं कि चार्ज क्या। तो ऐसा है बच्चों, चार्ज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को समझते हैं कि क्या है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक स्केल लेते हैं, उस स्केल को हम लोग डस्ट पार्टिकल के पास से गुजारते हैं तो हम क्या देखते हैं, नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्शन, कुछ भी नहीं होता, नॉट हैपेंड, कुछ नहीं होता है, राइट। लेकिन उसी स्केल को जब मैं मेरे सूखे बालों में ना बेटा, बिल्कुल सूखे बालों में से उसको रब करके फिर डस्ट पार्टिकल के पास से गुजारता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि यार डस्ट पार्टिकल्स जो है बेटा वो स्केल से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। यार हाउ दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे पॉसिबल है? स्केल तो वही है भाई, पहले स्केल क्या था, कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब स्केल क्या कर रहा है यार, अट्रैक्ट कर रहा है। आफ्टर द रबिंग द स्केल अट्रैक्ट द डस्ट पार्टिकल्स, हाउ दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो इसको हम थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं। ठीक है, और वो कुछ एक्सपेरिमेंट से देखते हैं बेटा। हम देखते हैं कि बेटा 7 नाइट्रोजन 14 का एक नाइट्रोजन का एटम है जो न्यूट्रल है, एटम है। हमें पता है बेटा ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें 7 प्रोटॉन है, ये न्यूट्रल है। तो आपको पता होगा बेटा जितना प्रोटॉन हो उसमें उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या रहता है बेटा, न्यूट्रल रहता है। तो इसमें 7 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए न्यूट्रल है। ओके, तो दिस इज द टोटली न्यूट्रल। आगे देखते हैं, ये ऑक्सीजन एटम है, इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। ओके, तो इसका मतलब ये कुछ भी कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन मैंने इन दोनों एटम्स को क्या करता हूं, आपस में रब करता हूं। इन दोनों को मैंने आपस में रब किया। अब क्या, रब करने के बाद क्या देखता हूं कि नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ऑक्सीजन को। अब एक बात बताओ, जब नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है तो रिमेनिंग चार्ज कितना बचता है, ये सोचने की बात है। तो इसके पास पहले कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितना बचा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास पहले कितने थे, 8 थे, 2 इसने गेन कर लिए, तो अब इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन पे हम चार्ज देखते हैं कि चार्ज कितना आ गया। तो नाइट्रोजन का देखते हैं पहले। तो हमने देखा कि 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस का 2। अरे वाह, क्या समझे कि जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या बेटा, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इस वजह से क्या हुआ, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा, जो ऑक्सीजन है इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 8 ही है, मगर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, -2। इसका मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया बेटा, उसके पास वो नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, इसलिए उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम। तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो पॉजिटिव इंक्रीज हो गया। इसके पास क्या हुआ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, इसने गेन किए तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, इसलिए नेगेटिव हो गया। यू आर गेटिंग दिस? ओके, तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज द चार्ज। तो समझ गए होंगे आप बेटा कि चार्ज क्या है, कि जब कोई बॉडी एक अपने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी को किससे देती है बेटा, नेक्स्ट बॉडी को, तो उस वजह से क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्यों बेटा,
क्योंकि जब एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को दे रही है तो साथ साथ में क्या हो रहा है बेटा, उसमें कुछ प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मेरी बाइक है, ठीक है, और वो जो बाइक है वो आप ऑब्वियसली मेरी है तो उसको मैं यूज़ करता हूँ, उसमें पेट्रोल भी मैं ही डलाता हूँ, ठीक है, उसकी सर्विस भी मैं ही कराता हूँ, और जब बहुत तेज़ धूप आ रही हो तो उसको छाया में भी मैं ही खड़ी करता हूँ क्योंकि वो मेरी बाइक है। लेकिन अब एज्यूम करते हैं कि वो बाइक मैंने मेरे किसी स्टूडेंट को दे दी, जैसे मैंने आपको दे दी। अब क्या होगा बेटा, उस बाइक को कौन चला रहा है, अब आप चला रहे हो, राइट बेटा। उस बाइक में पेट्रोल कौन डलाएगा, ऑब्वियसली आप डलाएंगे। उस बाइक की सर्विस कौन कराएगा, ऑब्वियसली आप ही कराएंगे। अगर धूप में खड़ी है तो छाया में कौन खड़ी करेगा, ऑब्वियसली आप ही करेंगे। तो आपने क्या फील किया, क्या वो बाइक आपकी है? नहीं ना। अगर आपकी वो बाइक नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने आपको उसका चार्ज दिया है। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए बॉडी गिव टू अनदर बॉडी, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। समझ में आ गया आपको कि चार्ज क्या है बेटा? कि जब इफ ए बॉडी डोनेट सम इलेक्ट्रॉन टू अनदर बॉडी एंड अनदर बॉडी गेन दिस इलेक्ट्रॉन्स, देन इट क्रिएट सम रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन देम, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो ये चार्ज की वजह से होता है। क्लियर है बेटा? चलो अब थोड़ा और आगे समझते हैं इस एग्जांपल को। अब ये मानते हैं बेटा वो बाइक चोरी हो गई। अब सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन जाएंगे, और वहां जाके आप क्या बोलोगे कि मेरी बाइक चोरी हो गई। आप पुलिस स्टेशन ही क्यों गए? क्योंकि आप वहां जाते ही क्या पूछेंगे कि हु इज द इंचार्ज ऑफ दिस पुलिस स्टेशन, व्हाट इज दिस, हु इज द इंचार्ज? बोले तो चार्ज। इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो किसकी है बेटा? उस पुलिसमैन की है जिसके पास हम गए हैं। उसी बात के लिए उसको क्या मिलती है बेटा? सैलरी मिलती है। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए बॉडी गिव टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है बेटा? तो ये होता है चार्ज। तो आप लोग पॉजिटिव बॉडी कैसे होती है, नेगेटिव बॉडी कैसे होती है, ये बात भी आप सब समझ गए होंगे बेटा, आई होप। मैं चार्ज की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट क्रिएट डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉर अ मिनिशियल। ओके, देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, वी कांट डिफाइन ऑफ इट, हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं, ओनली फॉर स्टडी। मैं आपकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट क्रिएट डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल। जैसे कि स्केल जो था बेटा, उसको हमने डस्ट पार्टी, हमने जब अपने हमारे हेयर से रब नहीं किया था तो उसमें कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसी स्केल को जब हमने हेयर से रब किया तो अब क्या हुआ, उसमें अट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई जो डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यू आर गेटिंग दिस? ओके, चलिए बेटा अब मैं आपको बताता हूं। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थेल्स। 600 BC बिफोर सेंचुरी में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से बताया, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है बेटा कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से ही समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक एम्बर की रोड ली। एक एम्बर एक मटेरियल होता है बेटा, ठीक है, जो बिल्कुल गाढ़ा चिपचिपा मटेरियल है। ओके, उन्होंने एम्बर को जब डस्ट पार्टिकल के पास से गुजारा तो उन्होंने क्या देखा कि उनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी अंबर की रोड को जब उन्होंने क्या किया बेटा, रेजिन पे रब किया तो क्या देखा कि जो अंबर की रोड है, जो पहले डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, अब वो डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो उन्होंने देखा कि अरे हाउ दिस पॉसिबल। तो उन्होंने बताया कि ये किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो, मान लेते हैं डस्ट पार्टिकल है, ये मेरे पास, ये हमारे पास अंबर रोड है, राइट। अंबर रोड को हमने क्या किया, रेजिन पे रब किया और इसके पास से जब इसको गुजारा तो हमने क्या देखा कि ये इससे अट्रैक्ट हो रही है। तो एक बात बताओ बेटा, जैसे मैं इसको इधर से कहूँ कि आजा, तो क्या ये इसके पास आ सकती है ना? तो अगर मैं इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, एक फिजिकल मीडियम चाहिए। तो वैसे ही क्या हुआ, उस वक्त लोगों ने बताया कि यार ये चार्ज की वजह से नहीं हो रहा, आपकी रोड तो इतनी ऊपर है और ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस इज द मैजिक, ये तो मैजिक की वजह से हो रहा है, ये कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है। इस तरीके से बेटा उनकी जो ये डेफिनेशन थी, लोगों ने बात मानी नहीं। लेकिन आप सभी जानते हैं थेल साइंटिस्ट थे बेटा, तो जिद बहस नहीं की उन्होंने कहा कि देखो तुम मानो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनके रिजल्ट जो थे अपनी बुक में लिखे और खत्म, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया बेटा,
एक एक्सपेरिमेंट किया, एबोनाइट की रोड को कैट फर से रब किया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर कैट से, बिल्ली से क्यों रख डाला? तो ऐसा है बेटा, उनके पास अवेलेबल ही उस वक्त क्या थी? कैट थी। उन्होंने एक बिल्ली को पाल रखा था, उनका पेट था, इसलिए बेटा उन्होंने बिल्ली के ऊपर, कैट फर के ऊपर उन्होंने एबोनाइट की रोड को रब किया और बताया कि सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया कि एबोनाइट जो है डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये चार्ज की वजह से हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उन्होंने क्या किया, ग्लास रोड को सिल्क के ऊपर रब किया और बताया कि सच में जो ग्लास रोड है बेटा वो डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और यही क्या है? चार्ज है, ड्यू टू द रीजन ऑफ चार्ज्ड। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, हम पढ़ते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, तो देखिए बेटा, फर्स्ट एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट ऑफ चार्ज, और वो होती है बेटा कूलाम सी। क्या बेटा? कूलाम्ब सी। ठीक। अब क्या है, कूलाम एक बड़ी यूनिट है बेटा, इसलिए हम इसको पार्ट्स में पढ़ते हैं, और वो क्या है? 1 मिली कूलाम 10⁻³ 1 माइक्रो कूलाम 10⁻�6 1 नैनो कूलाम 10⁻�9 1 पिको कूलाम 10⁻12 कूलाम। ओके, चलिए, इफ सेकेंड यूनिट, इफ चार्ज एट रेस्ट देन इट्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। याद रखिए बेटा, ESU 2-3 यूनिट्स हैं। पहले जैसे मैं बात करूं थर्ड, देखिए बेटा, इफ चार्ज एट रेस्ट इट्स यूनिट ESU, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। और एक बात याद रखना बेटा, 1 कूलाम जो होता है इसमें 3 × 10⁻9 ESU होते हैं और 1 ESU इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन। क्योंकि बेटा स्मॉलेस्ट फ्रैंकलिन, मतलब इसको हम फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं और ESU भी बोल देते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन और ESU। ओके, अब आता है बेटा नेक्स्ट, इफ चार्ज इन मोशन देन इट्स यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम एब कूलाम भी कहते हैं। और 1 EMU जो होता है बेटा वो होता है 10 कूलाम, 1 EMU 10 3 × 10⁻9 ESU, और ये होता है बेटा 3 × 10⁻10 ESU। ओके, और लास्ट आता है बेटा बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे, F। फेराडे, याद रखना, फेरड नहीं है ये, फेराडे है। ओके, क्योंकि फेरड जो है वो कैपेसिटी की यूनिट है, ये है फेराडे। और 1 जो फेराडे है अप्रोक्स इक्वल होता है 96,500 कूलाम, 96,550 कूलाम। मैंने ये अप्रोक्स इसलिए लिखा है बेटा कि डिफरेंट बुक में इसकी वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, आप सब इसको नोट कर लीजिए बेटा। I hope everybody enjoy this learning part. In this video lecture, we will discuss about charge and history of charge and unit of charge. In next my video lecture, I will discuss about property of charge and method of charging. So please like, subscribe and share and comment on this channel. Thank you so much. Thanks to all.